फॉर केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 8 तक देख लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 9, यही ना। टॉपिक का नाम है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए क्या है टॉपिक का नाम, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो के मतलब होता है झूठा। क्या मतलब होता है? झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? देखिए वैसे रिएक्शन जो बिहेव करेगा सेकंड के जैसा, लेकिन आपको फॉलो किसको करेगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा, उसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे देखने में कुछ नजर आए और जब हम यूज करेंगे तो कुछ हो जाता है, यानी उसी को क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कब होता है ध्यान दीजिए, कहता है when one of the reactant is present in the excess amount। कहता है कि मान लीजिए आपके पास दो रिएक्टेंट है, जिसमें से एक रिएक्टेंट हमेशा क्या चीज में हो? एक्सेस अमाउंट में हो, यानी एक रिएक्टेंट का जो अमाउंट हो, मात्रा हो, वह अधिक हो जाता हो इन प्रेजेंस ऑफ सेकेंड के केस में। ठीक है, द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए जब दो गो रिएक्टेंट होगा तो कितने फॉलो करेंगे? द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैन फॉर्म टू द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सच फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कह रहा है कि मान लीजिए किसी भी रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में यदि प्रेजेंट हो तो सेकेंड ऑर्डर का जो रिएक्शन है वह कैसा फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब देखेंगे एग्जाम्पल, देखेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, देखिए सम एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, पहला है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब हमको क्या करना है? ईस्टर के हाइड्रोलिसिस करना है, यही ना। CH3COO C2H5। ठीक है जी, ये आपका है ईस्टर है, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी H2O से रिएक्शन कराएंगे। क्या बनेगा? CH3COOH, यानी इसका नाम कोची है? एसिटिक एसिड प्लस C2H5O। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ईस्टर के हाइड्रोलिसिस करें तो एक मोल बना एसिटिक एसिड और एक मोल बना क्या? इथेनॉल, यही ना। अगर इसको हम लोग रेट लिखना चाहें जी तो रेट क्या हो जाएगा? रेट बराबर के CH3COO C2H5H2O का कॉन्सेंट्रेशन, यही ना। तो अभी आपको लग रहा है कि ऑर्डर एक एक कितना दो होना चाहिए ना, लेकिन दो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ देखिए जो H2O का जो मोलारिटी है वह कांस्टेंट हो जाता है, और जब मोलारिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो इसके साथ आ जाएगा और ये बन जाएगा कुछ के डैश। तो लिख सकते हैं टर्म H2O, टर्म H2O can be taken as constant। ठीक है, H2O का मोलारिटी फिक्स होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं? कांस्टेंट बिहेव करते हैं। और जब कांस्टेंट बिहेव करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा? के डैश इंटू CH3COO C2H5। अब ऑर्डर कितना हो जाएगा? ये कहीं ना, तो यहां से लिखेंगे ऑर्डर बराबर 1, इसी को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और मोलिक्यूलरिटी हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज।
एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ठीक है, C12H22O11 से रिएक्शन कराएंगे, 1 मोल आपका ग्लूकोज बनेगा और 1 मोल आपका फ्रक्टोज बनेगा, यही ना। तो इसका भी अगर हम लोग रेट लिखना चाहें तो रेट हो जाएगा आपका K इंटू C12H22O11 इंटू H2O। ठीक है, जो टर्म H2O है वो भी यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट भी करेंगे। टर्म H2O कैन बी टेकन एज कांस्टेंट। ठीक है, तो अब रेट लिखना चाहें तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, K डैश कर दे और हो जाएगा C12H22O11। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर हो जाएगा 1, जिसको बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और मोलिक्यूलरिटी हो जाएगा 2। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर, लिख लीजिएगा। कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी होता क्या है, देखिए आप लोग सोचते होंगे कि जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। देखिए मान लीजिए कि ई आपका ए एक रिएक्टेंट है और बी भी रिएक्टेंट है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके और एक सी बनाया है। ठीक है, तो क्या होता है कि यह दोनों आपस में रिएक्शन करने का मतलब कि यह दोनों आपस में कॉलिजन करता है, और कॉलिजन करने के बाद आपका जो क्या बनता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब तक ए और बी यानी जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यही हम लोग आज पढ़ेंगे, कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कॉलिजन थ्योरी होता क्या है, तो ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड टू हार्ड स्पेयर। देखिए कहता है कि इस थ्योरी के अनुसार हम लोग रिएक्टेंट मोलिक्यूल को एक हार्ड स्पेयर के तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। अब ये हार्ड स्पेयर एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करके और क्या करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यहां देखिए, एंड रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू अकर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर। तो क्या, पोस्टुलेटेड टू अकर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर। कहता है कि इस थ्योरी के अनुसार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या मानेंगे, हार्ड स्पेयर मानेंगे, और यह दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तभी आपका प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां देखिए अब कोलाइड करने का मतलब क्या है, यहां देखिए। Now in actual only a fraction of collision are effective for the formation of product। ठीक है, कह रहा है कि जब A और B कोलाइड करेंगे तो इनका यदि कॉलिजन इफेक्टिव होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सपोज करिए, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए दो बच्चे लड़े। ठीक है, मान लीजिए दो बच्चा आपस में लड़ गया। क्या जी, दो बच्चे आपस में क्या हो गए, लड़ गए। देखिए सपोज करिए एक बच्चा था और बी था, ये दोनों आपस में लड़ गए। ठीक है, अब लड़ने का मतलब किस प्रकार से लड़ा, देखिए अगर हो सकता है मान लीजिए कि दोनों बात से लड़ा है। ठीक है, ये भी बोला कुछ, ये भी बोला कुछ। ठीक है, और इसका यदि कुछ कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, जैसे मैं कहने का मतलब कि ये 2 मिनट बोला, ये भी 2 मिनट बोला, इसके बाद दोनों चुप हो गए,
तो ई आपका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब कि ऐसे कॉलिजन को इफेक्टिव कॉलिजन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अब ये दोनों आपस में लड़ाई किया और ये इसको मार के कपार फोड़ दिया। ठीक है, तो अब जब इसको कपार फोड़ दिया तो अभी क्या होगा, हॉस्पिटल में जाएगा। इसका मतलब कि यह दोनों जो लड़ा या जो लड़ाई हुआ तो ये कैसा हो गया, इफेक्टिव हो गया। कहने का मतलब कि इन दोनों का लड़ाई के बाद जो बच्चे कहाँ पहुंच गए, हॉस्पिटल में पहुंच गए। इसका मतलब कि दोनों लड़ के कुछ ना कुछ क्या प्रोडक्ट किया, कुछ ना कुछ फॉर्मेशन किया। क्या फॉर्मेशन किया कि एक केमिकल में भेज। लेकिन अब यहाँ पे यही बात किया गया है, क्या ध्यान दीजिएगा कि नाउ इन एक्चुअल ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन आर इफेक्टिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कहता है कि जब कॉलिजन इफेक्टिव होगा तब ही प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब देखिएगा ऑल कॉलिजन आर नॉट इफेक्टिव। देखिए कहता है कि सभी के सभी कॉलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर द नॉट इफेक्टिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कहता है, क्या कह रहा है कि सभी के सभी कॉलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं, क्या चीज में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सो कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। तो इसके बेस पर हम लोग कॉलिजन को कितने प्रकार में डिवाइड करेंगे, दो प्रकार में डिवाइड करेंगे। एक क्या, इफेक्टिव जब आपका प्रोडक्ट बन जाए, और एक का दोनों कॉलिजन किया फिर भी आपका प्रोडक्ट नहीं बना। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे इनइफेक्टिव कॉलिजन। तो इसके बेसिस पर कॉलिजन को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला इफेक्टिव कॉलिजन मस्ट प्रोड्यूस टू द प्रोडक्ट इन अ कॉलिजन केमिकल रिएक्शन। कह रहा है कि इफेक्टिव कॉलिजन में एकदम जरूरी है कि प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरा है इन इफेक्टिव कॉलिजन डू नॉट गिव प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी इन इफेक्टिव कॉलिजन में आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अब हम लोग हेडिंग देखेंगे इफेक्टिव कॉलिजन। तो पहला देखिएगा इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन में क्या होगा, कहने का मतलब कि इफेक्टिव कॉलिजन में आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इफेक्टिव कॉलिजन आर कॉलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, क्या कहता है कि इफेक्टिव कॉलिजन ऐसा कॉलिजन है क्या जिसमें रिएक्टेंट एनर्जी जो होता है वह चाहे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो या उससे बड़ा हो। तो पहले हम लोग समझेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी होता क्या है। देखिए, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, तो द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट अ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। कहता है कम से कम उतना एनर्जी जो हमारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में क्या करे, कन्वर्ट कर दे, उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब ये है कि कम से कम उतना एनर्जी जो हमारे रिएक्टेंट को क्या करे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर यदि एनर्जी हो या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ग्रेटर एनर्जी हो तो इस केस में क्या, कॉलिजन जो होगा वह इफेक्टिव होगा, यानी प्रोडक्ट बनेगा। जब थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगा तभी आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या थ्रेशोल्ड एनर्जी से बड़ा होगा फिर भी आपका रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही क्या है, इफेक्टिव कॉलिजन आर कॉलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस कॉलिजन आर एबल टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और ऐसा कॉलिजन हमेशा क्या, केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्लियर हो गया। द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। दूसरा है इनइफेक्टिव कॉलिजन। क्या इसमें
बराबर था और बड़ा था तो इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इनइफेक्टिव कॉलिजन आर कॉलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स which have energy less than the threshold energy। ठीक है, this collision cannot produce the product in a chemical reaction। एक एग्जांपल से पहले समझिए इसको, देखिए कहने का मतलब ये है जी, मान लीजिए कि ए और प्लस बी मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं सी। ठीक है, अब ए और बी को प्रोडक्ट बनाने के लिए कम से कम आपको 40 जूल की आवश्यकता है। कितना जूल के, 40 जूल के। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर कम से कम 40 जूल रहेगा तो ए और बी आपस में कॉलिजन करके प्रोडक्ट बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो यह जो 40 जूल आया इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, यानी कम से कम उतना एनर्जी जो हमारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये जो 40 जूल आया क्या हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब अगर इसके लिए एनर्जी 40 या 40 से बड़ा हो, 50 हो या 60 हो, तो ऐसा जो कॉलिजन होता है यानी इसको बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन। यानी सब केस में प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर इसको 40 जूल की आवश्यकता हो और हम इसको क्या कर रहे हैं, 38 जूल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 38 जूल दे रहे हैं। तो क्या कॉलिजन होगा, नहीं होगा। ये दोनों कॉलिजन करेगा लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इनका जो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए, 40 जूल चाहिए। लेकिन ये दोनों कॉलिजन करके कहाँ तक पहुंचे हैं, 38 तक पहुंचे हैं। यानी 2 जूल एनर्जी कम है, जिसके कारण इनका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, इनइफेक्टिव कॉलिजन बोलेंगे। कहने का मतलब है इफेक्टिव कॉलिजन में जो होता है उसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होता है या इससे बड़ा होता है। जबकि इनइफेक्टिव कॉलिजन में क्या होता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी देखिए ए और बी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक ना, चलिए फिर एक बार समझ लीजिए किसको बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन, किसको बोलते हैं इनइफेक्टिव कॉलिजन, किसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए ध्यान दीजिए क्या बताना चाह रहा है कि मान लीजिए यह रिएक्टेंट ए प्लस बी और यह प्रोडक्ट बनाते हैं सी। ठीक है, तो कहता है कि ए और बी आपस में कॉलिजन कर रहा है। ठीक है, यदि कॉलिजन इनका इफेक्टिव है तो प्रोडक्ट बनेगा, और यदि कॉलिजन इफेक्टिव नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सपोज करिए कि ए प्लस बी, ठीक है, को प्रोडक्ट बनाने के लिए कम से कम आपको 40 जूल की आवश्यकता है। मान लिए हम कि ए और बी को प्रोडक्ट बनाने के लिए 40 जूल की आवश्यकता है। कितना जूल की, 40 जूल की। ठीक है, आपके पास एनर्जी 40 जूल है तो प्रोडक्ट तो बन जाएगा, या 40 जूल से अधिक है तभी प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि मिनिमम था ना। यानी कम से कम कितना जूल की आवश्यकता था, 40 जूल की। तो ये जो 40 जूल हुआ उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये हो गया आपका क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखिए यदि एनर्जी 40 जूल हो या 40 जूल से बड़ा हो तो हर एक केस में प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं। यानी इफेक्टिव कॉलिजन में जो एनर्जी होना चाहिए वह 40 जूल यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या एकरा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर सपोज करिए कि एनर्जी 38 जूल ही रह गया, 39 जूल ही रह गया,
तो इस केस में आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए, 40 जूल एनर्जी चाहिए, जबकि एनर्जी कितना मिला है, 39 जूल मिला है। तो इस केस में आपका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, और ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, इनइफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनइफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए क्या जी कि A प्लस बी को प्रोडक्ट बनाने के लिए 40 जूल की आवश्यकता थी, ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में कॉलिजन करके 38 जूल ही पहुंचे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना जूल चाहिए, यानी 2 जूल और चाहिए, तब ना आपका प्रोडक्ट सी बनेगा। तो इसमें आपको कितना जरूरी चाहिए, 2 जूल और एनर्जी चाहिए। तो ये जो 2 जूल हम एनर्जी ऐड करेंगे किसके लिए, देखिए अभी 38 जूल पर जो कॉलिजन है वह इनइफेक्टिव कॉलिजन है, क्योंकि A प्लस बी को प्रोडक्ट सी बनाने के लिए 40 जूल एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कितना जूल है, 38 जूल। तो अभी जो कॉलिजन है कैसा है, इनइफेक्टिव कॉलिजन है। अब इसको इफेक्टिव बनाने के लिए कितना एनर्जी ऐड करना पड़ेगा, कम से कम 2 जूल एनर्जी ऐड करेंगे तब ना 40 पहुंचेगा। तो ये जो एनर्जी ऐड करते हैं इसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। देखिए कहता है मोस्ट ऑफ द टाइम द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स डू नॉट पॉजेस थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए A प्लस बी से C बनाने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना था, 40 जूल। यानी A प्लस बी को प्रोडक्ट बनाने के लिए कम से कम कितना एनर्जी चाहिए था, 40 जूल चाहिए था, यही ना। यहाँ कहता है मोस्ट ऑफ द टाइम द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स डू नॉट पॉजेस थ्रेशोल्ड एनर्जी। यह रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स यह 40 जूल एनर्जी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेक इफेक्टिव कॉलिजन, अब हमको क्या करना है, अब इनको इफेक्टिव कॉलिजन बनाना है, यानी प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। और इनके पास एनर्जी मान लीजिए 35 सी हुए हैं, और हमको जरूरी है कि प्रोडक्ट बनाना है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 जूल एनर्जी और कम से कम ऐड करना पड़ेगा। यहां देखिए इफेक्टिव कॉलिजन एडिशनल एनर्जी, देखिए ये जो अब हम लोग को 35 है ना, कितना घट रहा है, 5, यानी 5 जूल जो एनर्जी हुआ उसको बोलेंगे एडिशनल एनर्जी। तो एडिशनल एनर्जी इज नीडेड फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस एडिशनल एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो आपका 5 जूल एनर्जी चाहिए, बाहरी एनर्जी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी इनइफेक्टिव कॉलिजन से इफेक्टिव कॉलिजन बनाने के लिए जितना एनर्जी ऐड करते हैं, ठीक ना, एडिशनल एनर्जी इज नीडेड फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, दिस एडिशनल एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखिए ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है नहीं तो 0 होता है और ना ही निगेटिव होता है। एडिशनल एनर्जी कभी ना तो 0 होता है और ना ही निगेटिव होता है। दूसरा, a reaction which needed higher activation energy slower at temperature। यदि टेम्परेचर लो हो तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी हाई होता है। तीसरा, यदि टेम्परेचर फास्ट हो, ठीक है, तो उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वह क्या होता है, लोअर होता है, यानी उल्टा होता है। यानी टेम्परेचर लो हो तो एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगा, और यदि टेम्परेचर फास्ट हो तो उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा क्या होगा, लो होगा। और रिएक्शन विच नीडेड लोअर एक्टिवेशन एनर्जी फास्ट एट टेम्परेचर, और रिएक्शन विच नीडेड हायर एक्टिवेशन एनर्जी क्या, स्लो एट टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर किस पर डिपेंड करता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है, तो देखिए ये मान लीजिए टेम्परेचर 15 है, ठीक है, और 15 और 10 कितना, 25, यानी 25 डिग्री पर का रेट कांस्टेंट और 15 डिग्री पर का रेट कांस्टेंट के रेशियो को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं।
यानी द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट टू टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट। यानी टेम्परेचर कॉफिशिएंट बराबर के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस बाई के टी डिग्री सेल्सियस। इसका जो वैल्यू होता है हमेशा 2 और 3 के बीच में लाई करता है। ठीक है।